Welcome back to my YouTube channel, Knowledge Tree Classes. Children, today I am going to explain fifth poem of your book, Beehive. A Legend of the Northland, which is composed by Phoebe Cary, a beautiful poetess. So children, this poem, A Legend of the Northland, is the form of a ballad. Do you know what a ballad is? A ballad is a short story composed in the form of poem. ये जो ballad होती है ये short stories होती है जो कि poem के form में होती है. It is narrative, dramatic and simple. तो ये जो आपकी poem है A Legend of the Northland, तो पहले हम देख लें कि इसका जो heading दिया गया है, title दिया गया, उसका meaning क्या है. What do you mean by a legend? A legend is a sort of story which passes from one generation to other. ये ऐसी कहानियां होती है जो आपने अपनी दादी से सुनी, आपकी दादी ने अपनी दादी से सुनी, है ना. ये जनरेशन टू जनरेशन पास करती है और इसका कोई हिस्टोरिक प्रूफ तो नहीं होता, लेकिन इसमें एक मोरल लेसन होता है. और ये कहानियां जो हमें सुनाई जाती है उसका उद्देश्य होता है कि हमें एक मोरल लेसन मिले, एक जीवन की सीख मिले. सबसे बड़ा उद्देश्य इन कहानियों का यही होता है. जैसे हम सोते हैं तो हमारी दादी नानी हमें कहानी सुनाती है कभी कि ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था, तो हम लोग कहते हैं कि नहीं ऐसा हमें नहीं करना है. ये एक सीख होती है इन कहानियों में. यही हमारा है लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड. अब नॉर्थलैंड से मतलब यहाँ कंट्रीज नहीं है, नॉर्थ पोल के समीप की जगह है कोई, जिसे कि नॉर्थलैंड का नाम दिया गया है. सो दिस पोयम अ लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड इज अ पोएम which consists of 16 स्टैंजा. देखिए एक्चुअली जो बैलेड होती है वो उसमें हर एक स्टैंजा 4 लाइन्स का होता है, जिसे हम क्वार्टर कहते हैं. अ बैलेड कंसिस्ट्स ऑफ स्टैंजा ऑफ 4 लाइन्स नोन एज क्वार्टर. सो चिल्ड्रन, ये जो है लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड, ये 16 स्टैंजास के पोएम है, लेकिन डरना नहीं है, केवल ये लंबी पोएम है और बहुत मजेदार है. क्यों? क्योंकि तो कहानी है सेंट पीटर की और एक ग्रेडी लेडी की. तो कहानी सुनने में बड़ा मजा आता है ना. तो आज मैं आप लोगों को एक मजेदार कहानी सुनाऊंगी कि जो लेडी है इसका अपने लालच के कारण क्या परिणाम हुआ. क्योंकि ये जो लेडी थी, जब ये अपने कोई चीज लेती थी जिसे कम दिखती थी और दूसरे को देने में वही चीज से बहुत अधिक दिखती थी, तो इसके उस लालच का क्या परिणाम हुआ, उसे क्या सजा मिली, वही हम इस पोएम में जानेंगे. तो स्टूडेंट्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर करें और कमेंट करके मुझे बताएं कि ये जो कहानी है सेंट पीटर और ग्रेडी लेडी की आपको कैसी लगी और आपने इससे क्या सीखा. हाँ, और एक बात मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर आपको इसके नोट्स भी मिल जाएंगे. तो आइए अब हम जानते हैं इस ब्यूटीफुल लेडी के बारे में जिन्होंने इतनी मजेदार पोएम जो है सो लिखी है. So let's see the summary of the poem. What message the poet wants to convey with us. The poem conveys the message that as human beings we should have positive qualities like love, fellow feeling, sympathy and a sense of sharing. तो पोएट इसमें हमें मैसेज देना चाहते हैं कि एक ह्यूमन बीइंग होने के नाते हमें पॉजिटिव क्वालिटीज़ को अपने अंदर इनहेरिट करना चाहिए. कुछ पॉजिटिव क्वालिटीज़ है जो कि हमें होनी चाहिए, क्योंकि ईश्वर ने हमें मानव शरीर दिया है, एक विकसित मस्तिष्क दिया है. तो हमें दूसरे लोगों से सिंपैथी होनी चाहिए, हमें भाईचारे की भावना होनी चाहिए, सहयोग की भावना होनी चाहिए. द पोएट ऑल्सो ब्रिंग्स फॉर्थ द आइडिया दैट पीपल विथ नेगेटिव इन ह्यूमन वैल्यूज़ लाइक सेल्फिशनेस, ग्रीड एंड क्रूरलिटी आर अल्टीमेटली पनिश्ड. तो पोएट हमें ये भी बताना चाह रही हैं कि ऐसे लोग जिनमें इनह्यूमन क्वालिटीज़ होती हैं, जिनमें मानवीय गुण नहीं होते हैं, जैसे उनमें सेल्फिशनेस होता है, स्वार्थ की भावना होती है, लालच होता है, क्रूरता होती है, तो कभी न कभी उन्हें जरूर पनिश होना पड़ता है. नेक्स्ट, सो लेट्स नो अबाउट द ग्रेट पोएटेस हु हैज़ रिटन दिस पोएम. सो फीब कैरी वाज एन अमेरिकन पोएट एंड द यंगर सिस्टर ऑफ पोएट एलिस कैरी. ये जो फीब कैरी हैं हमारी पोएटेस, ये एलिस कैरी की यंगर सिस्टर थी
The sisters co-published poem in 1849 and then each went on to publish volumes of their own. 1849 में दोनों बहनों ने मिलकर के एक वॉल्यूम पब्लिश किया था और उसके बाद ये लोग अलग अलग पब्लिश करने लगी. आफ्टर देयर डेथ्स इन 1871 और 1871 में जब उन्होंने इस संसार को छोड़ा उसके बाद जो उनकी पोएम्स थी उसका जॉइंट पब्लिशिंग हुआ और उसको भी कंपाइल किया गया. तो स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं कि देखिए जिनका जीवन संघर्षों से भरा होता है वो हमेशा आगे बढ़ते हैं. तो मनुष्य को जीवन में हार नहीं माननी चाहिए. तो ये जो दोनों बहनें थीं फीब कैरी और एलिस कैरी, इनका जीवन भी बहुत संघर्षपूर्ण रहा. इनका जन्म एक अच्छे परिवार में हुआ था. अच्छे परिवार में इनका पालन पोषण हुआ जहाँ इन्हें अच्छी शिक्षा दी गई. लेकिन जब इनकी माँ की मृत्यु हुई और जब इनकी स्टेप मदर आई, सौतेली माँ इनके घर आए, तो उन्होंने इन बच्चियों का जीना दुश्वार कर दिया. इन बच्चियों को घर के कामों से फुर्सत नहीं मिलती थी और उन्हें इन बच्चियों का लिखना तो बिल्कुल ही पसंद नहीं था. उनकी नज़र में ये बिल्कुल बेकार का काम था. तो सारा हाउस होल्ड वर्क करने के बाद भी जब ये बच्चियाँ लिखना पढ़ना चाहती थी इन्हें उसकी इजाज़त इनकी स्टेप मदर नहीं देती थी. तो यहाँ तक कि घर के सब लोग सो जाते थे तो इन्हें मोमबत्ती जलाने की भी इजाज़त नहीं थी कि जिसकी रोशनी में वो कुछ लिख सकें पढ़ सकें. लेकिन कुछ कहा जाता है कि कुछ ऐसा होता है कि हमारे जीवन में ईश्वर जो करते अच्छा ही करते. इनकी सौतेली माँ की मृत्यु हो गई. उसके बाद इन दोनों बहनों ने फिर से अपना लिखने का काम शुरू किया और ये महिला स्वतंत्रता के अधिकारों की बहुत बड़ी प्रवक्ता रही हैं, बहुत बड़ी समर्थक रही हैं. इन्होंने महिला स्वतंत्रता के लिए बहुत सा कार्य किया. So, she was born 4 September 1824 at Mount Healthy, Ohio, United States. इनका जन्म हुआ था 4 सितंबर को 1824 को and unfortunately she left this world on 31st July 1871 at Newport, United States. और दुर्भाग्य से इस संसार को इन्होंने 31 जुलाई 1871 को त्याग कर दिया. ये अमेरिकन थी और इनकी जो इम्पॉर्टेंट वर्क्स उसमें आते हैं अ लीक इन द डाइक, द लवर्स, वेन लवली विमेन, ये सब इनकी फेमस पोएम है. आइए अब हम चलते हैं इस पोएम की राइमिंग स्कीम की ओर. तो स्टूडेंट्स मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था कि ये पोएम के ये एक बैलेड है, यानी एक तरह का ये सॉन्ग है, एक स्टोरी है जो कि सॉन्ग के फॉर्म में गाई जाती है जिसे हम बैलेड कहते हैं. तो बैलेड में जितने भी स्टैंजाज होते हैं सबकी राइमिंग स्कीम एक ही होती है ताकि उनमें एक राइम आ सके, एक रिदम आ सके, एक सॉन्ग की फीलिंग आ सके. तो इस पोएम में जो 16 स्टैंजाज है सब में ए बी सी बी की राइमिंग स्कीम है. स्टूडेंट्स चूँकि ये पोएम बहुत लंबा है, 16 स्टैंजाज का है, डिफ़िकल्ट नहीं है पर लंबा है, लेंदी है, इसलिए आपकी कन्वीनियंस के लिए मैंने इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है. फर्स्ट स्टैंजाज हमारे पहले वीडियो में होंगे और जो नेक्स्ट लास्ट स्टैंजाज हमें बचेंगे वो हमारे दूसरी वीडियो में होगी. तो आपको दोनों वीडियो को देखना तब आप अच्छे से पोएम को समझ पाएंगे. तो आइए हम शुरू करते हैं हमारा स्टैंजा 1. Far away in the northland where the hours of day are few and the nights are so long in winter that they can't sleep them through. अब पोएट कहते हैं अवे अवे इन द नॉर्थलैंड. अब यहाँ देखिए नॉर्थलैंड से मतलब किसी खास कंट्री से नहीं है, ये नॉर्दर्न पोल के पास का एरिया है. कोई भी देश हो सकता है ये जो नॉर्दर्न पोल के पास है. और वहाँ क्या होते हैं कि जो दिन का समय होता है वो बहुत छोटा होता है, यानी सनराइज वहाँ बहुत कम समय तक रहता है. एंड द नाइट्स आर सो लॉन्ग इन विंटर, और जो विंटर का दिन है उसमें रातें इतनी लंबी होती हैं दैट दे कैन नॉट स्लीप देम थ्रू, कि कोई भी आदमी रातों में पूरी रात सो नहीं सकता है. जब वो सोते हैं तो रात रहती है और जब नींद खुलती है तो भी रात ही रहती है. ऐसे आपने अपने देश में भी देखा होगा कि जब जाड़े का दिन आता है तो रातें क्या हो जाती हैं, लंबी हो जाती हैं, और गर्मी के दिन में रातें छोटी हो जाती हैं. तो ये नॉर्थ पोल के पास का एरिया है तो यहाँ रातें बहुत ही लंबी होती हैं. अब विंटर के दिन में तो इतनी लंबी होती हैं कि कोई भी आदमी उस रात को पूरी तरह सो करके बिता नहीं सकता है. वो सोएगा तो रात रहेगी और जब वो उठेगा तो भी रात ही रहेगी, यानी आदमी सोते सोते थक जाए पर रात ख़त्म ना हो यहाँ की. नाउ कम टू सेकेंड स्टैंजा. Where the horses the swift reindeers
to the sledges when it snows, and the children look like bear's cub in their funny furry clothes. अब कहते हैं हार्नेस। देखिए हार्नेस कहते हैं हम लोग लगाम को, जैसे घोड़े को हम लोग एक रस्सी से उसके गले में बांध करके कंट्रोल करते हैं, तो ऐसे हार्नेस लगाम होती है जो कि किसी जानवर को कंट्रोल करने के लिए हम लोग उसके साथ बांधते हैं। अब स्विफ्ट मतलब क्या होता है? तेज। रेनडियर्स एनिमल्स हैं जो कि पोलर रीजन में पाए जाते हैं और लोग इनका यूज़ करते हैं टू द स्लेजेस व्हेन इट स्नोज। स्लेजेस बनाने के लिए, स्लेजेस एक तरह की कार्ट टाइप की गाड़ी होती है जिसमें कि लोग लोड्स को कैरी करते या लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा जिंगल बेल जिंगल ऑल द वे, ओह व्हाट फन इज टू राइड इन अ वन हॉर्स ओपन स्लेज, हे जिंगल बेल्स जिंगल ऑल द वे, ओह व्हाट फन इज टू राइड इन अ वन हॉर्स ओपन स्लेज। तो आप लोगों ने इस पोएम में भी क्या सुना? तो जो सांता क्लॉज आते हैं वो स्लेज में आते हैं। स्लेज जो है सो बर्फ पे चलने वाली गाड़ी होती है। तो यहाँ के लोग क्या करते हैं? रेनडियर्स का यूज करते हैं स्लेज में। एंड द चिल्ड्रंस लुक लाइक बियर्स कब्स। अब देखिए जो बियर के बच्चे हैं उन्हें भी हम कब कहते हैं, लायन के बच्चे को भी हम कब कहते हैं। तो जो बच्चे हैं, अब वहाँ ठंड बहुत है तो बच्चे कैसे पहनते हैं? फरी क्लोथ्स पहनते हैं। उन फरी क्लोथ्स में बच्चे लगते हैं कि वो बियर के बच्चे हैं। ऐसा लगता है मानो कि छोटे छोटे टेडी बियर हों जो कि अपने फर से लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हों। नाउ कम टू द थर्ड स्टैंजा। दे टेल देम अ क्यूरियस स्टोरी, आई डोंट बिलीव इट्स ट्रू। तो ये जो पोएटेस है वो खुद कहती हैं दे का मतलब क्या है? जो वहाँ के निवासी है, जो वहाँ के रहने वाले लोग हैं। देम का मतलब है वहाँ के बच्चे। तो उन्हें वो एक क्यूरियस स्टोरी सुनाते हैं, एक मज़ेदार स्टोरी सुनाते हैं। तो देखिए हमारी भी दादी नानी हमें कहानियाँ सुनाती थी, क्योंकि भाई हमारे ज़माने में तो मोबाइल और टीवी का चलन नहीं था। तो हम लोग अपनी दादी नानियों से कहानियाँ सुनते थे और उसी को हम लोग इंजॉय करते थे। अभी भी आप लोगों ने भी बहुत सी कहानियाँ सुनी होंगी अपनी दादी से, नानी से, मम्मी से। तो वैसे ही यहाँ के लोग भी अपने बच्चों को कहानियाँ सुनाते हैं। आई डोंट बिलीव इट्स ट्रू। तो पोएटेस कहते हैं लेकिन मुझे नहीं लगता, उन्हें भी विश्वास है कि कहानी ट्रू है। एंड येट यू मे लर्न अ लेसन, आई विल टेल द टेल टू यू। लेकिन ये कहते हैं कि इससे तुम्हें एक लेसन मिलेगा, इसलिए मैं तुम्हें ये टेल यानी कहानी ज़रूर बताऊंगी, क्योंकि ये जो कहानी इसमें एक मोरल छिपा हुआ है। तो लोगों का उद्देश्य यही होता था बच्चों को कहानियाँ सुनाने के पीछे कि उनमें मोरल वैल्यूज जो है सो बचपन से ही डेवलप करें। नाउ कम टू द फोर्थ स्टैंजा। वंस व्हेन द गुड सेंट पीटर लिव्ड इन द वर्ल्ड बिलो। अब देखिए ये एक समय की बात है, वंस यानी किसी समय बहुत पहले की बात है कि जो गुड सेंट पीटर थे, सेंट पीटर जो थे वो क्राइस्ट के फॉलोअर थे और वो उसमें इसी संसार में रह रहे थे। एंड वर्कड अबाउट इट प्रीचिंग जस्ट एज ही डिड, यू नो। अब जैसा कि भाई आप लोग जानते हैं कि वो प्रीच करते थे, प्रीच यानी उपदेश देते थे। तो उपदेश कौन देते हैं? हमारे साधु महात्मा उपदेश देते हैं। जो धार्मिक व्यक्ति होते हुए अच्छे काम करने के लिए उपदेश देते हैं। आजकल तो आस्था में, संस्कार में आप लोग सुनते होंगे कि बहुत से स्वामी जी लोग क्या करते हैं? प्रीच करते हैं, उपदेश देते हैं, लोगों को बताते हैं कि तुम्हें ये काम करना चाहिए, ये काम नहीं करना चाहिए। तो कुछ ऐसा ही सेंट पीटर भी उस समय कर रहे थे, क्योंकि वो उस समय धरती लोक पर थे। नाउ स्टैंजा 5। ही कम टू द डोर ऑफ अ कॉटेज इन ट्रैवलिंग राउंड द अर्थ। अब इसी धरती पे भ्रमण करने के क्रम में वो एक कॉटेज के दरवाजे पर आए। फिर अ लिटिल वुमन वाज मेकिंग केक्स एंड बेकिंग देम ऑन द हर्थ। अब जहाँ पे एक छोटी महिला वुमेन लिखा हुआ है, बच्ची नहीं लिखा, वुमेन यानी वो महिला छोटी थी यानी नाटे कद की थी। तो वो क्या कर रहे थे? केक बना रहे थे और उनको वो हर्थ पर बेक कर रहे थे। हर्थ जो है सो फायर प्लेस होता है, कह सकते हैं कि ट्रेडिशनल अवन होता है जिसमें कि केक को वो बेक कर रही थी। तो आगे देखिए अब क्या होता है। एंड बीइंग फेंट विथ फास्टिंग फॉर द डे वॉज ऑलमोस्ट डन। अब देखिए फेंट का मतलब होता है एक ऐसी कंडीशन जबकि हमें लगता है कि अब हम बेहोश हो जाएंगे, हम अपनी कॉन्शियसनेस खो देंगे, हमें ड्रिजीनेस, वीकनेस फील होती है। कुछ ऐसा ही फील सेंट पीटर को भी हो रहा था। क्यों? फॉर द डे वॉज ऑलमोस्ट डन, क्योंकि पूरा दिन तो खत्म हो चुका था
और वो फास्टिंग में थे, यानी उन्होंने सुबह से कुछ खाया नहीं था। फास्टिंग का मतलब होता है ऐसे तो उपवास रखना होता है, या फिर यहाँ पे कह सकते हैं कि वो सुबह से घूम रहे थे, उन्हें कुछ खाने को नहीं मिला, इसलिए वो फास्टिंग में थे, वो उपवास में थे, यानी उन्होंने सुबह से कुछ भी खाया नहीं था। He asked her from a store of cakes to give him a single one. अब वो महिला जो थी उसका एक केक का स्टोर है, यानी केक की एक दुकान है, तो सेंट पीटर कहते हैं कि आप इसमें से एक केक मुझे दे दीजिए। So stanza 7. So she made a very little cake, but as it baking lay, अब उस महिला ने क्या किया, बहुत छोटा सा केक बनाया, लेकिन जब वो उसे बेक करने लगी, she looked at it and thought it seemed too large to give away. अब देखिए, गिव अवे का मतलब होता है देना, किसी को कोई सामान हम देते हैं उसको गिव अवे कहते हैं। तो जब बेक करने लगी तो उसने सोचा कि इतना बड़ा केक मैं ऐसे ही दे दूंगी, ये तो किसी को दे देने के लिए बहुत बड़े साइज का है, इतना बड़ा केक मैं किसी को बिना पैसे के कैसे दे दूंगी, क्योंकि वो तो सेंट थे, तो उन्होंने तो ये नहीं कहा कि मुझे पैसे से दो, उन्होंने कहा कि मुझे दे दो। तो उसने सोचा कि इतना बड़ा केक तो मैं किसी को मुफ्त में नहीं दे सकती। सो कम टू द नेक्स्ट स्टैंजा 8. Therefore she needed another and still a smaller one. अब देखिए, नीड मतलब होता है गूंथना। आप लोगों ने अपनी मम्मी को घर में आटा गूंथते देखा होगा ना, तो उसी को कहेंगे नीड करना। तो अब उसने फिर से केक के लिए डव को नीड किया और एक छोटा सा केक बनाया, बट इट लुक्ड व्हेन शी टर्न्ड इट ओवर एज लार्ज एज द फर्स्ट टर्न। ला, कैसी महिला थी भाई, अपने से छोटा बनाया, अब ये छोटा केक भी उसको पहले वाले के इतना ही बड़ा दिखने लगा। अब बताइए, क्या उसकी आंखें खराब थी? तुमने खुद से बड़ा केक बनाया था, उस बड़े से तुमने छोटा बनाया, लेकिन फिर भी वो तुम्हें बराबर दिख रहा है, यानी उसकी बुद्धि कितनी ओछी थी। स्टूडेंट्स, इसके बाद हम जो इस पोएम को है सो नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। चूँकि ये पोएम बहुत लंबा हो रहा था, इसीलिए मैंने इसे यहीं एंड किया है, तो इसको अब आप लोग नेक्स्ट वीडियो में इसका रेस्ट पार्ट देखेंगे। Welcome back to my YouTube channel, Knowledge Tree Classes. Children, today I am going to explain question and answers of the chapter A Legend of the Northland, which is written by Phoebe Cary. ये जो